तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से इस चैनल में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जैक बोर्ड से हो और बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कुछ दिन पहले रात 9 बजे वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको ये बतलाया गया था कि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस चैप्टर से हैं, ठीक है, किस चैप्टर से हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे अभी तक स्टडी नहीं करना शुरू किए हैं। क्या कि देखिए अभी आप लोगों के पास टाइम अब नहीं रहा है, ठीक है। तो हम बिना देर किए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, बोला गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2,3 है। दिख रहा है आपको, ये केंद्र है, ठीक है, किसका, वृत्त का। अब बताया गया है तथा बी के निर्देशांक बोला गया है 1 और 4, 1,4, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जितने सारे इस चैनल में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये जो आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो 110% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम में 80 में 80 एकदम ला सकते हो, ठीक है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। माना ए मेरा एक निर्देशांक है जिसका नाम हम क्या दिए, एक्स कोमा वाई, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बात किया गया है, बोला गया है कि मध्य बिंदु सी। अब हमको मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसका पॉइंट पहले से दिया हुआ, देखिए 2,-3 दिया हुआ है ना, हम कुछ नहीं किए। अब x1 और x2 का हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, y1 और y2 का हम वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद अब क्या होगा हमारा, सो ध्यान से देखिएगा, सॉरी, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए वैल्यू पुट करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे तुलना, मतलब कंपेयरिंग करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मतलब कि ये 2 को हम लिखेंगे x+1/2 के साथ, तो ये कितना जाएगा, 2 बराबर x+1/2। अब ये 2 कर आ जाएगा, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 हो गया, x+1। अब x+1 ही प्लस में इधर क्या कर दिया, पलट के माइनस में कर दिया, तो x का जो वैल्यू निकला मेरा क्या निकला, 3 निकल गया। मतलब यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा हमारा, 3 होगा, ठीक है। उसी तरह हम क्या किए कि -3 बराबर y+4/2 कर दिए। अब ये डिवाइड में था तो क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में कर दिए, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब y+4 = -6, अब ये प्लस में है, इधर क्या कर दिए हम, माइनस में कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व किए तो कितना गया, -10 आ गया। तो y का जो वैल्यू निकला क्या निकल गया मेरा, -10 निकल गया। तो ये जो मेरा a का जो निर्देशांक जो दिया हुआ था, a का जो निर्देशांक जो था हमारा वो क्या था हमारा, 3, -10, ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया ये क्वेश्चन और में है, और में मतलब कि आप दोनों में से एक ठो बनाओ, हम दोनों बता दे रहे हैं। बोलता है कि वह अनुपात ज्ञात करें, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु ए जो इतना दिया हुआ है और बिंदु बी इतना दिया हुआ है को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से क्या हो जाता है, विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु से निर्देशांक भी क्या करना, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बोला माना एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 है, x, 0 है।
मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम ए और बी के पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो एक पॉइंट बनता है जिसका पॉइंट नाम क्या है, पी। अब उस पॉइंट का पी का जो निर्देशांक दिया हुआ एक्स कोमा जीरो है, ठीक है, एक्स कोमा जीरो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, विभाजन सूत्र ये होता है y बराबर m1y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ x का है तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ y जीरो होगा, तो y की जगह हम क्या लगा दिए, जीरो। अब m1 का m1 लिख दिए, और y2 का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। m2 का वैल्यू क्या है, m2 का कुछ नहीं है, तो m2 का m2 रख दिए, और y1 का कितना हो गया, 5। मतलब कहने का मतलब क्या कर रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं x1, इसको बोल रहे हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ये तो आपको पता ही होगा। अब आप यहाँ देखिए कि m1 m2 जैसा का उसी तरह रखना है, उसको कोई अभी है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये चीज़, ये जो है, अभी m1 और m2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज जीरो हो जाएगा। तो अब ये बच गया, ये मेरा जो हमको डायरेक्ट इस तरह हम लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से निकालें कि प्लस, सॉरी माइनस में था, इधर कर दिया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। मतलब कहने का मतलब कि 5m2 बराबर 5m1 हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी इसे 5 काट सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि m2 आइए इंटू में तो डिवाइड में कर देंगे, तो कितना जगह हमारा, और m1 जो इंटू में तो डिवाइड में कर देंगे, तो m1 बाय, मतलब सॉरी m2 बाय m1 और 5/5, तो कट गया, कितना आ गया, 1/1। मतलब इसका जो अनुपात का जो रेशियो निकल गया, कितना निकल गया मेरा, 1:1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिस जगह पे पॉइंट हमारा क्या दिखा, एक्स का दिख रहा है ना, वो हमको निकालना है। क्या निकालना है, एक्स का निकालना है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा फॉर्मूला था एक्स का जो निकालने का, विभाजन बिंदु से निर्देशांक का, क्या करेंगे, सबको हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा जो आंसर आएगा कितना का आएगा, -3/2। तो जिस तरह का हम पी पॉइंट का जो निर्देशांक एक्स कोमा जीरो माने थे, तो एक्स से हम क्या आएगा, -3/2, और कोमा क्या आएगा, जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला थ्योरम में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि 43 में बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AO जो है वो क्या हो जाता बाय BO बराबर CO बाय DO है। सिद्ध करे कि ABCD एक समलंब है। क्या है, समलंब है। हम क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। और तथा हमें यह दिखाता है कि AO जो है बाय BO है और CO बाय DO है। मतलब कहने का मतलब क्या बोला गया कि हमारा एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, A है। देखिए यहाँ पे क्या है, A है, B है, C है और D है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि A और C और B और D जब इसको मिलाया जाता है तो इस बिंदु पे कटता है जिसका नाम क्या है, O बिंदु पे कट करता है। अब यहाँ से AO को हम क्या लिखें, AO बाय क्या लिख रहे हैं, BO लिख रहे हैं। फिर CO बाय क्या लिख रहे हैं, DO लिख रहे हैं, ठीक है। और हमको ये सिद्ध करना है कि ये मेरा क्या है समलंब है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है जिसमें से रचना में बोला गया O से OE, O से यहाँ से देखिए OE खींचा गया है। बोला गया है समांतर है किसका, AB का। अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये जो लाइन होगा इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रमाण में क्या बोला गया, त्रिभुज ABD त्रिभुज लिया गया है। बोला कि इसमें से जो OE जो है वो क्या है, तुम्हारा AB के बराबर है, समांतर है। तो थेल्स पर में क्या बोलता है, यहाँ देखिएगा, बोला जाता है थेल्स में कि ए और ई जो होगा, ए और ई जो होगा वो बराबर होगा ई और डी का, और बी और ओ जो होगा वो होगा ओ और डी का। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन दिया है, क्या दिया है हमारा, एओ दिया है। एओ जो है वो बीओ के बराबर है, सॉरी एओ बटा बीओ और सीओ बटा ओडी, ठीक है, या डीओ दोनों बराबर है। तो अब हम यहाँ से देखिए कि एक यहाँ आपको नज़र आता होगा, यहाँ पे देखिए, अर्थात ये भी लिख सकते हैं कि एओ बाय सीओ और बीओ और बाय डीओ लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या किए, दोनों इक्वेशन को हम पुट कर दिए। अब यहाँ से देख लीजिए कि ये बीओ के जगह में क्या है, ए और सी। अब यहाँ इसके जगह हम क्या करेंगे, बी ओ की जगह हम क्या करेंगे, ए और सी।
CO डाल देंगे या OC बोल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम डालने के बाद अगर मेरा क्या हो जाए कि हेल्थ के अगर विलोम से जो OE जो है समांतर हो जाए DC के, मतलब ये जो DC तो नीचे था ना, जैसे नीचे था और A और B ऊपर में था, अगर ये इसके समांतर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि OA जो है, मतलब OE जो है समांतर है किसका, AB का। तो रचना से हम बोल सकते हैं AB जो है समांतर है DC का। अगर AB समांतर DC का हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 44 में बोला गया है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब दिया है माना वृत्त C, O, R, मतलब C जो है दिख रहा है आपको C, ठीक है। अब बता O, R। अब यहाँ से क्या बताया गया है कि बोला गया है में दो स्पर्श रेखा AB और CD है। सिद्ध करना कि AB जो है समांतर है किसका, CD का। तो देखेंगे कि OP जो है लंब है AB का। देखिए O और P दिख रहा है ना, O और P लंब है किसका, A और B का। और तो बोल सकते हैं कि APO जो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर बोला है कि जो OQ जो है वो लंब है किसका, CD का, ये भी मेरा 90 डिग्री बना रहा है। 1 और 2 दोनों के इक्वेशन मान लिए। अब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन क्या दिखा रहा है, मैं 90 डिग्री दिखा रहा है। लिख सकते हैं कि APO जो है वो क्या है, OQD है, क्या है, एकांतर कोण। तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसा है तो ABCD जो है, AB जो है समांतर है कितना, CD का, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि 45 में सिद्ध कीजिए कि √1 + sin A और बाय 1 - sin A। इसको मुझे दिखाना है कि ये जो मेरा sec A + 10 है, ठीक है। ये आपको क्या करना, दिखाना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या बोला गया, सबसे पहले ये अंदर वाला टर्म दिख रहा है ना आपको, उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मतलब परिमयकरण करेंगे। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, हंस और अंश में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तरीका है कि आप इसको क्या करो, परिमयकरण कर दीजिए। परिमयकरण में क्या होता है कि माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस का साइन बदल जाता है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सेम को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करें तो A + B का होल स्क्वायर में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, A² - B², A² - B²। अब हम क्या करेंगे कि देखिए अभी ऊपर वाला को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 1 - sin² का क्या होता है, cos² ही होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, हॉल में कर देते हैं। क्या करते हैं, हॉल में करते हैं। हॉल में करने का कहने का मतलब क्या है, हॉल में कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर था, और ऊपर लंब भी स्क्वायर है। मतलब कहने का यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर को हम एक साथ लिख सकते हैं ना। अब स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 + sin A बाय 1 सॉरी नीचे cos A बचेगा। अब 1 + sin A को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। अलग अलग देने का मतलब क्या है, 1/cos A + sin A बाय cos A, ठीक है। इसका क्या होता है हमारा, इसका होता है हमारा sec A, इसका हमारा होता है 10 A। तो हमें वही लेके आना, sec A + 10 है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है जो मेरा आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि क्या होता है हमारा, 2πr होता है। तो परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो इसके जगह हम 22 लिख सकते हैं। 2 × 22 सॉरी पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का आर दिख रहा है, आर यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबको एक साइड भेजने के बाद ये मेरा आर का आ जाएगा, जिसको सॉल्व करें तो 22 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7/2 आ जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 πr²। अब देखिए यहाँ से तो मेरा पाई का वैल्यू हमको पता है, आर का वैल्यू पता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें अब हमको पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। तो जैसे कि पाई का वैल्यू डाल दिए और आर का वैल्यू डाल दिए, डालने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करें तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है द्विघात समीकरण, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण बोला गया है 2x² माइनस 6x+3, ये दिया हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर को ले लेते हैं। बोला गया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x+3 = 0 का एक क्या निकालना, विविध कर निकालना है। बी में मूलों की प्रकृति देखना है। तीसरा में द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मेरा द्विघात समीकरण है इसमें से ए, बी और सी क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। अब x के आगे क्या है हमारा a, तो देखना पड़ेगा कि x² के आगे क्या है हमारा 2, तो उसको हम बोलेंगे a। ठीक है, x के आगे क्या है b, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ x का क्या है -6, तो b हो जाएगा हमारा -6। c हमारा क्या हो जाएगा, c तो आपको पता है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिटेल करने का जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि फर्स्ट में बोला विविध कर देखना। विविध कर का क्या होता है, इसमें बोला गया है कि फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अब आपको देखना है कि जो हम a b c निकाले, यहाँ पे क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b² जगह में क्या है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 आ जाएगा, फिर a की जगह -2 आ जाएगा और c की जगह 3 आ जाएगा। जब इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 36 - 24 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12। ठीक है, ये तो मेरा निकल गया। अब हम बात करेंगे बी का। हमको क्या निकल रहा है, मूलों की प्रकृति। क्या बात करना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हम कैसे देखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि अगर डी जो होगा 0 से बड़ा होगा तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान है। ठीक है, ये क्या होगा, मूल वास्तविक होगा एवं क्या होगा, असमान होगा। तो ये देखिए, ये जो है आपको किताब से पता चलेगा। अगर आपने किताब को स्टडी नहीं किया है तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी एनसीईआरटी चलता था, अब इसको बदल के जेसीईआरटी कर दिया गया है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें, कोई पोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आराम से कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है सी में बोला है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है x² = -b प्लस -√d/2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b की जगह में हम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर d का जो आया था वो लगा देंगे और 2 × a का जो लगा देंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा। 12 का रूट क्या था, 2√3 होता है और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, इसमें से 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ निकाल देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से काट दें, ये कितना बार चला गया, 2 बार में क्या बच गया, 3 + -√3/2। तो ये 2 आया, एक ठो प्लस में आया है दिख रहा है, और एक ठो माइनस में, 2 ठो है। तो एक प्लस में लिखेंगे, एक ठो माइनस में लिखेंगे। तो ये मेरा निकल गया मूल। क्या निकल गया, मूल निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो माना कि संख्या x, पहला संख्या क्या मान ले x और दूसरा मान ले 27 - x। ठीक है, अब जब हम इसे क्या करेंगे, इंटू के फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि प्रश्न से बोला x × 27 - x को अगर हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अगर देखते हैं या ऐसी दो संख्या ज्ञात करते हैं जिसका क्या होता है, 182 दिया हुआ है। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, x² आ जाएगा। अब ये प्लस में इधर क्या, ये क्या है हमारा 182, तो ये हमारा प्लस में है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x² है ये हमारा माइनस में इधर कर दिए, क्या आ गया, प्लस में आ गया। 27 हमारा प्लस में इधर कर दिए तो क्या आ गया, हमारा माइनस में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या है प्रोसेस है कि आप क्या कीजिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको 2 भाग में तोड़ेंगे।
ऐसा भाग में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए और जोड़ने या तो फिर घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14 प्लस कितना हो गया 182। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स बाहर निकल रहा है, इसमें से कितना बाहर निकल, 14 बाहर निकल रहा है। जब निकालने के बाद हम ये देखें कि ये मेरा मैच किया है कि नहीं किया है। अगर ये मेरा मैच कर गया है तो मेरा सही है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा सेम आए उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और जो बच गया उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यह एक्स माइनस 13 = 0 लिख सकते हैं और एक्स माइनस 14 = 0 लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू 13 निकल गया, एक्स = 14 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये आपको देखना है। ये एनसीईआरटी का प्रमेय 10.2 है। ठीक है, बोलता है कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, पी और क्यू, ये दिख रहा है ना, पी और क्यू है। बोलता है तथा पी और आर दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। सिद्ध करना है कि जो पी क्यू जो है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन पी क्यू जो है किसके बराबर है, पी और आर के बराबर है। हम क्या करते हैं रचना में कि जो ओ पी जो है दिख रहा है, ओ से पी कोमा ओ से क्यू और एवं ओ से आर को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। यहाँ से हम क्या किए, सबको मिला दिए। ठीक है, प्रमाण में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू आप मिलाइए, और बोला ओ आर पी में, तो ओ पी क्यू और ओ आर पी जो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा। बोला ये कि जो ओ क्यू जो है वो क्या है, लंब है पी क्यू में, और जो ओ आर जो है लंब है किसमें, पी आर में। तो ओ क्यू और ओ आर जो है क्या है, त्रिज्या है हमारा किसका, इस वृत्त का। बोला गया ओपी और ओपी मेरा ये दोनों कॉमन निकल गया ना। जब मेरा कॉमन निकल जाए तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा जो थ्योरम है या प्रमेय है, ये लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज अगर ऐसा होता है तो ओ पी क्यू जो बराबर है तो सर्वांगसम है किसका, ओ आर पी का। इसको बोलते हैं आर एच ए सर्वांगसमता से। बोलता है कि जो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो ये भी हम बता सकते हैं कि पी क्यू जो पी आर के बराबर है, तो बोल सकते हैं ये मेरा किस फॉर्मूला से हुआ, CPCT से प्रूफ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है कि हम मीनार को ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक मीनार को हम क्या किए, ड्रॉ किए। मीनार को ड्रॉ करने से पहले हम देखेंगे कि मीनार में क्या क्या है। सबसे पहले थीटा हमारा एक यहाँ 45 भी दिया है, एक 60 भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 45 भी और क्या है आपका 60 भी है। बोला है माना मीनार की ऊंचाई सी और डी ये भी है, कोमा बी और डी। देखिए इसका क्या मान लिया, एच मान लिया। ए बी कितना है हमारा, एक्स है। ए बी कितना हमारा, एक्स दिया। देखिए यहाँ पे पूरा समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम बोल सकते हैं अगर 10 लिया जाए तो बी सी, बी और सी दिख रहा है आपको, बी और सी, ये बी हो गया, बी सी बाय कितना हो गया, ए और बी। बोल सकते हैं कितना, 10 45। बी सी हमारा एक्स और बाय क्या 20 बाय एक्स हो जाएगा, कितना जगह में 1, 10 45 का 1 होता है। अब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू डिवाइड में 3 चला जाए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरह हम निकालेंगे ए बी डी, ए बी और डी दिख रहा है ना। पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं, अब ए बी डी तो 20 प्लस जुड़ जाएगा ना साथ में। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या होगा कि बी डी बाई क्या हो जाएगा, ए बी तो 10 60 निकला, यहाँ 45 निकाल लेते हैं। अब 60 तो इसका है एच बाय एक्स, पूरा एच है, और यहाँ कितना है √3। अब देखिए यहाँ से एक्स चला जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जाने से पहले आप देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 20 लगा दिए। अब 20 चला जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 20√3, क्या हो जाएगा 20√3। एच हमारा निकल गया 20√3। देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब निकालना सी डी। देखिए यहाँ पे क्या निकालना, सी और डी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या निकालते हैं, सी डी, मीनार की ऊंचाई सी डी हम किसको बोलते हैं, सी और डी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी सी। देखिए बी सी नहीं सॉरी बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी डी। तो बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या चाहिए,
अब हमें चाहिए यहाँ से सी डी चाहिए। क्या चाहिए? सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? होगा बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। अब देखिए बी डी के जगह में क्या है? बी और डी। बी और डी का मेरा क्या है? बी और डी का है मेरा, अब यहाँ बी और डी का हमारा एच है, दिख रहा है ना, एच माइनस बी सी हमारा कितना है? बी सी हमारा नहीं, यहाँ पे देखिए, ये मेरा बी डी कितना दिया हुआ है? बी डी मेरा दिया हुआ है 20√3, मतलब एच, हाँ वही बोल सकते हैं एच। एच माइनस कितना हो गया? बी सी मेरा कितना है? 20 है, दिख रहा है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं? बी डी निकाल रहे हैं ना। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? सी डी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी। सी डी निकालने के लिए क्या होगा? बी डी माइनस बी सी। अब बी डी की जगह हम क्या? एच माइनस बी सी मेरा कितना है? 20, दिख रहा होगा। अब एच मेरा वैल्यू निकल गया है 20√3। क्या निकल गया? 20√3, 20√3 माइनस 20, दिख रहा है ना। अब यहाँ से 20 बाहर निकाल देंगे, तो 20 बाहर निकाल दे, क्या बच गया? √3 माइनस 1 आया। अब √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 1.73 को माइनस करेंगे तो 0.73 आएगा। और इनटू में क्या था हमारा? 20 था, दिख रहा है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ध्यान से दीजिएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस चैनल में आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की करवाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 है और 45 है। बोलता है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला है माना ए बी नदी की चौड़ाई, माना नदी ए बी की चौड़ाई दिया हुआ है डीपी, डी और पी कितना? 3 मीटर दिया हुआ है। अब बोला त्रिभुज ए पी डी में बोला गया है कि 10 पी डी बटा क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा ना, ये ना होता है 10 का, आ जाएगा। तो 10 का 3 1/√3, और इसका क्या होता है? पी डी 3 दिया हुआ है, और ए डी कितना है हमारा? ए डी कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं तो उसको उसी तरह से इसमें से ए डी निकल जाएगा, तो ए डी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3√3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे कि जिस तरह 10 30 का निकला था, उस तरह कितना निकला? 10 45 का। त्रिभुज पी बी डी में 10 45, तो पी डी बाई क्या है? बी डी हो जाएगा। 10 45 का 1 होता है, पी डी फिर से दिया हुआ 3, और बी डी का बी डी, इसमें से बी डी निकल गया। ठीक है, अब नदी की चौड़ाई निकलना, दोनों तो मेरा निकल गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ निकालेंगे ए बी लिखेंगे, तो ए बी के अंदर में ए डी भी आ रहा है, बी डी भी दे आ रहा है। फिगर में देखिएगा, ए डी हमारा 3√3 है, और बी डी हमारा कितना? 3 है। 3 कॉमन बाहर निकाल दिए, क्या बचा? √3 + 1, ये बचा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिएगा ध्यान से। बोला गया है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? अर्ध्यारोपित है, मतलब लगा हुआ है। बोलता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरा क्या है कि अर्धगोला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और उसी के ऊपर शंकु लगा हुआ है। शंकु इसको बोलते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शंकु। क्या बोलते हैं हम लोग? शंकु। इसको बोलते हैं हम लोग अर्धगोले। ठीक है, दिख रहा है, ये अर्धगोला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सबको हम क्या किया? आर दिया हुआ था हमारा, खिलौने का कुल ऊंचाई इतना दिया हुआ है। ठीक है, एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच इतना को हम घटा दिए तो 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब शंकु का तिरछी ऊंचाई बोल सकते, तिर्यक की ऊंचाई बोल सकते हो, तो इस फॉर्मूला L = r² + h² होता है। तो r है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया? 12। सॉल्व किए तो मतलब निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अर्धगोला का जो फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। 2 का 2, पाई का 22/7, और r का स्क्वायर, तो r 3.5 था, दो ठो से सॉल्व किया तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, πrl, पाई का मान 22/7, r है 3.5, और l है 12.5। ठीक है, सॉल्व कितना आ गया? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 70 + 137.5, दोनों को हम क्या किया? जोड़ दिए, तो ये मेरा निकल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बोला गया है यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो बोला है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दें कि तंबू के आधार को कैनवास से क्या नहीं ढका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला व्यास दिया हुआ है आपका 4 मीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे हमको, तो निकालेंगे तो 2 मीटर आएगा। ऊंचाई दिया हुआ है h 2.5 मीटर, सॉरी 2.1 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई l जो 2.8 मीटर है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एल तो हमारे यहाँ तक। अब बेलन का पी क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h, 2 का 2 डाल दिए, पाई का मान 22/7, आर का 2 और एच का 2.1, सबको सॉल्व किया तो 26.4 आ गया। ठीक है, अब शंकु का पी क्षेत्रफल निकालेंगे πr/l। अब पाई का 22/7, आर है 2 और एल है 2.8, अब कितना 17.6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें ये देखना है कि कैनवास का क्षेत्रफल जो था हमारा, देखिए यहाँ पे कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 26.4 और 17.6 कितना के में 44 मीटर आ गया। अब 1 मीटर कैनवास की लागत 500 लग रहा है, तो 44 मीटर कैनवास का कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यही 44 को 500 से गुना कर देंगे तो लग जाएगा 22,000 रुपये। कितना लग जाएगा, 22,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माध्य से फॉर्मूला, किसे है, माध्य से फॉर्मूला। बोला कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में माध्य निकालने बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में दिया जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरा में रहेगा बारंबारता। क्या रहेगा, बारंबारता। अब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ध्यान से, बोला गया है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारा कितना, 100 से 150 है, दिया हुआ है 150 से 200 है। ठीक है, 200 से 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350 है, दिख रहा है ना। अब बारंबारता में 4 है, 5 है, 12 है, 2 और 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमको करेंगे तो करेंगे कैसे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये दिख रहा है ना आपका, इसको हम बोलते हैं बारंबारता को FI, क्या बोलते हैं, FI। इसके बाद जो निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह, क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। आप यहाँ 100 से 150 के बीच में देखिए कितना 125 है, दिख रहा है। फिर 150 से 200 के बीच में कितना है, 175 है। 200 से 250 के बीच में 225 है। 250 और 300 के बीच में 275 है, और 300 से 350 के बीच में 325 है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको क्या करना है, FI और XI की मल्टीप्लाई करें। जब 125 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जगह हमारा 500। 175 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 875। 225 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से तो 2700 आएगा। 275 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 550 आएगा, और 325 को मल्टीप्लाई 200 तो 350 आएगा। ठीक है, इस सबको टर्म को जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं समेसन, समेसन FI। और इसको जोड़ करने पे क्या होता है, समेसन FI और XI। ठीक है, अब इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है कि समेसन FI और XI। तो ये में समेसन FI XI था, सॉरी समेसन FI था, समेसन FI XI। तो ये जो समेसन जो है आपका है समेसन ये है आपका समेसन FI, और ये जो है समेसन आपका FI XI। दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आएगा 211। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ बोला गया ध्यान दीजिए, बोला कि निम्न आंकड़ों का माध्य 50 है, तो F क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह दिया वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया। देखिए इसको बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉल्व करते करते हम आपको फॉर्मूला को हम बता देंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को हम सेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता को सेट करेंगे। ठीक है, और हर फॉर्मूला में जो वर्ग चिन्ह थोड़ा मोड़ा चेंज हो ही जाता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह वर्ग चिन्ह लिखेंगे, और यही FI और XI का हम यूज़ करेंगे, इंटू FI इंटू XI। ठीक है, यहाँ F इंटू X लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कि इसके बीच में क्या है 17 है जो दिया हुआ, 28 है, 32 है, एफ है और 19 है। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96 प्लस एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो बस साइड में रहेगा प्लस मिला करके। अब वर्ग चिन्ह 20 0 से 20 के बीच में 10 है, 20 से 40 में कितना 30 है, 40 से 60 के बीच में 50 है, 60 और 80 के बीच में क्या है 70 है, और 80 और 100 के बीच में 90 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 17 को 170 हो जाएगा। सब मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। और सब मल्टीप्लाई कर आपको क्या करना है यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है कि मैथ का वही फॉर्मूला समेसन एफ आई एक्स आई वही टर्म अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एफ और एक्स लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समझना तो मैंने यहाँ से, यहाँ पे देखिए मध्य में कितना दिया था, मैथ का दिया था 50 और एफ आई एक्स आई के ये हम लिख दिए। ठीक है, और समेसन एफ आई का लिख दिए। अब मुझे सॉल्व करना। अब इसको इधर कर दिए तो ये मेरा क्या था डिवाइड में था, इंटू में चला जाएगा। इंटू में जाने के बाद मेरा ये सॉल्व होगा और ऊपर लगा आपको वैसे उस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद का ये टर्म दिया हुआ है, सॉल्व करने के बाद का ये टर्म आपको ये मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या है आप जिससे से आप सॉल्व कर दीजिएगा, आप यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। तो हमें क्या करना है कि एफ वाला जो टर्म है, एफ वाला टर्म है उसको हम एक तरफ करना है, इसको इधर कर देंगे। और जो बिना एफ का हम उसको इधर लिखेंगे कि जिससे हमको सॉल्व करने में ईजी होगा। 70 में 50 लगे तो 20 एफ बचा, इतना में कर देंगे तो 480 बचा। एफ का क्या करेंगे, ये इंटू में था, डिवाइड में कर दिए, कट कर दिए तो कितना आ गया 24। तो ये हो गया एफ निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, आपको क्या करना है। माध्यक में क्या होता है, एक होता है संचयी बारंबारता जो आपको किताब से पता चलेगा। ठीक है, और आप अप्लाई करते रहोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, पर ये 100% गारंटी कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बार एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो बढ़िया सा वो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि सबसे पहले हम ये तो संचय बारंबार तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ये आपका ये कि आपका 65 से 80 दिया, 80 से 150, 105 दिया, 105 से 125, 125 से 145, 145 165, 165 से 180 और 180 से 200 दिया हुआ। और ये आपको बारंबारता का नंबर दिया, इसको हम क्या करेंगे पहले जोड़ लेंगे तो कितना 68 आ जाएगा। ठीक है, अब वो संचय बारंबारता कैसे निकालें। संचय बारंबारता में क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ये होता है कि जो 4 ये 4 को हम क्या करते हैं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 4 को लिख देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसको ये 5 और 4 को हम सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है ना। तो करते करते क्या होगा, ये हमारा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो लिख दिए। अब ये एन मेरा यहाँ दिया 68 और हमें फॉर्मूला में चाहिए n/2 चाहिए, काट दिए 34 आ गया। संचयी बारंबारता में क्या बोला गया है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है n/2 से ठीक बड़े वाले संचयी बारंबारता 42 है। तो n/2 आप देख रहे हैं 34 है, दिख रहा है ना, क्या है 34 से बड़ा क्या है दिख रहा है आपको, उससे क्या है 42 है। तो ये 42 का रेंज में आएगा, मतलब कहने का मतलब इस रेंज में आएगा, 125 और 145 के बीच में आएगा। हमको बीच वाला टर्म देखना है, बीच वाला टर्म देखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। देखिए कैसे बता रहे हैं, तो यहाँ से में 125 और 145 आ गया। अब n/2 हमारा 34 निकल गया है। अब इसमें से जो सबसे कम होगा ना, ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, 125 क्या बोलेंगे एल। हमको ई पट्टी का देखना है, इधर का पट्टी का। तो कितना हो गया मेरा 125 आ गया। सी एफ मेरा क्या हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, सी एफ मेरा क्या है, सी एफ 42 के ऊपर में जो होगा ना एक ठो, उसको हम बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऊपर लागो सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सी एफ हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि एफ हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ। और एच किसको बोलते हैं, आप 145 में 125 घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये निकल जाएगा। तो ये बोलते हैं एच, डिफरेंस को निकालने के बाद। अब हम क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है एल n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला होता है। तो एल तो हमको पता है, n/2 34 है, CF मेरा 22 है, F मेरा 20 है और H मेरा 20 है। जिसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए 20 से 20 तो आप काट भी सकते हो, कट जाएगा। 34 में 22 घटाओगे तो 12 बचेगा। 125 + 12 कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
आई होप, हमें लगता है कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो इस चैनल में कराया गया है आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो जितना जल्दी से, तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि और भी सब्जेक्ट्स के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये इस चैनल में कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो हमारे चैनल से बने रहिए। बाय बाय।